हेलो दोस्तों, आज की इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी से। इकोलॉजी होता क्या है? इकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जो जीवों और उनके एनवायरनमेंट के बीच के इंटरेक्शन को स्टडी करता है। मतलब ये देखता है कि कैसे प्लांट, एनिमल और जो अदर क्रिएचर्स हैं वो अपने सराउंडिंग में वो कैसे फिट होते हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कैसे वो अपने आसपास की जो नॉन लिविंग चीज हैं जैसे हवा, पानी, मिट्टी, इन सब के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। और इकोलॉजी की स्टडी से ही हमें जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बारे में पता लगता है कि कौन से रिसोर्स किस एरिया में पाए जाते हैं। उसके अलावा जो डिफरेंट स्पीसीज हैं वो कैसे सरवाइव करती हैं, कैसे ग्रो करती हैं, ये भी हमें इकोलॉजी बताता है। इन शॉर्ट्स, इकोलॉजी हमें नेचर के जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है उसको इजी वे में समझने में हेल्प करता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास की सभी चीजें जैसे कि हवा, पानी, जमीन और सभी प्रकार के जीव जो हमें सराउंड करते हैं वो एनवायरनमेंट कहलाते हैं हमारा। हालांकि एनवायरनमेंट केवल नेचुरल चीजों को काउंट नहीं करता, इसके अंदर मैन मेड स्ट्रक्चर और एक्टिविटीज भी काउंट होती है। एनवायरनमेंट के मेनली दो कंपोनेंट है, एक बायोटिक कंपोनेंट, एक एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर वो चीजें आएंगी जिनके अंदर जान है, जैसे एनिमल, प्लांट्स, फंगाई, बैक्टीरिया, ये सब बायोटिक कंपोनेंट के एग्जाम्पल हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें एबायोटिक कंपोनेंट्स की, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर वो आएंगे जिनके अंदर जान नहीं है, जीवन नहीं है, जैसे हवा, पानी, टेम्परेचर, सोइल, ये सब जो है एबायोटिक कंपोनेंट के पार्ट है। अब डिस्कस करते हैं लेवल ऑफ इकोलॉजी। टोटल 6 लेवल को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वन बाय वन हम सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में, ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल। ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी क्या है? ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी एक लेवल है इकोलॉजी के अंदर जो मेनली फोकस करता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स पे, यानी एक व्यक्ति जीव पर ये फोकस करेगा। इसमें हम समझते हैं कि एक जीव अपने एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट करता है, कैसे वो सरवाइव करता है, कैसे रिएक्ट करता है। ये स्टडी करता है कि जीव को जिंदा रखने और ग्रो करने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि उसका फूड क्या होना चाहिए, उसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कौन से एनवायरनमेंट में वो रह सकता है, मींस जमीन पे रहेगा, पानी में रहेगा, मिट्टी में रहेगा, वो कैसे रहेगा। बेसिकली ये हमें समझाने में मदद करता है कि हर ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग में कैसे फिट होता है और वो वहां कैसे रह पाता है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है? पॉपुलेशन इकोलॉजी एक एरिया में एक ही स्पीसीज के सभी इंडिविजुअल्स जीवों को स्टडी करता है। यहाँ फोकस होता है कि किस तरह से उस स्पीसीज का पॉपुलेशन यानी उस स्पीसीज की संख्या वो कैसे घटती है या कैसे बढ़ती है। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जानवर या प्लांट्स एक पर्टिकुलर एरिया में वो कैसे रहते हैं, वो कितने बड़े ग्रुप में रहते हैं और वो किस स्पीड से ग्रो करते हैं और वो किस तरह से अपने कंपटीटर्स या दुश्मन से वो कैसे डील करते हैं। यानी पॉपुलेशन इकोलॉजी हमें बताता है कि किसी एक प्रकार के जीव का ग्रुप वो कैसे सरवाइव करता है और कैसे ग्रो करता है एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर। पॉपुलेशन ग्रोथ के और पॉपुलेशन डिक्लाइन के दो मेन रीजन है। अगर हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ की, बर्थ और इमिग्रेशन जो है मेन रीजन है पॉपुलेशन इंक्रीज के, और पॉपुलेशन डिक्लाइन होने के जो मेन रीजन है वो है डेथ और एमिग्रेशन। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में। कम्युनिटी इकोलॉजी क्या होता है? कम्युनिटी इकोलॉजी एक स्पेसिफिक एरिया में अलग अलग स्पीसीज का जो ग्रुप होता है उसको स्टडी करता है। यह हमें बताता है कि कैसे डिफरेंट प्लांट, एनिमल और जो अदर जीव हैं वो एक दूसरे और अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। इसमें हम समझते हैं कि किस तरह से एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के ग्रोथ या सर्वाइवल को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि प्रीडेशन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक जीव दूसरे जीव को खा लेता है। अगर हम बात करें कंपटीशन की, तो इसके अंदर बहुत सारे जीव सेम रिसोर्स के लिए लड़ रहे होते हैं। बेसिकली कम्युनिटी इकोलॉजी अलग अलग जीवों के बीच के रिलेशनशिप और उनके इंटरेक्शन को समझाने में मदद करता है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। अब बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या होता है? सिंपल टर्म्स के अंदर अगर हम समझें, इकोसिस्टम एक सिस्टम है जहां जीव और उनका आसपास का फिजिकल एनवायरनमेंट ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जीव के अंदर क्या आएंगे? जैसे प्लांट, एनिमल और जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं ये जीव के अंदर आएंगे। और फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर कौन आएंगे? जैसे मिट्टी, पानी और हवा।
सिंपल टर्म्स के अंदर इकोसिस्टम एक सिस्टम है जहां जीव और उनका आसपास का फिजिकल एनवायरनमेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं। मतलब ये लिविंग थिंग्स और उनके नॉन लिविंग सराउंडिंग का एक कॉम्बिनेशन है जहां दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इकोसिस्टम के अंदर भी बायोटिक कंपोनेंट होंगे और इसके अंदर एबायोटिक कंपोनेंट भी होंगे। बायोटिक कंपोनेंट जैसे प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया ये सब होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं खाना खाने के लिए, ग्रो करने के लिए या सरवाइव करने के लिए। अगर एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, पानी, मिट्टी, ये सारी चीजें जीवों को सरवाइव करने, ग्रो करने और रिप्रोड्यूस करने के लिए काफी जरूरी कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं। इकोसिस्टम का अगर हम एग्जांपल लें तो एक छोटा सा तालाब, छोटा सा पॉन्ड जो है वो भी एक इकोसिस्टम का एग्जांपल है। दो इकोसिस्टम का हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। पहला है ग्रासलैंड इकोसिस्टम और दूसरा है मराइन इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम एक प्रकार का इकोसिस्टम है जहां मेन वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी वो है ग्रास। यहाँ आपको मुख्य रूप से घास देखने को मिलेगी। बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को बहुत कम मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे जिसके अंदर हार्बीवोरस भी होंगे, कार्निवोरस भी होंगे। अगर हार्बीवोरस की बात करूं तो उसके अंदर आपको मेनली देखने को मिलेंगे जैसे डियर आपको देखने को मिलेगा, ज़ेब्रा आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं प्रीडेटर्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको लाइन देखने को मिलेगा, वुल्फ देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की बात करूं ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वेदर सीजनल होते हैं और यहाँ की मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट काफी होते हैं लेकिन यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। तो टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन भी होते हैं लेकिन वो वेरिएशन होंगे सीजन के हिसाब से। दुनिया भर में इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की तो नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड इकोसिस्टम का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है प्रेरीज और अफ्रीका के अंदर इनको बोला जाता है सवाना। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया के अंदर इनको बोला जाता है स्टेपीज। सो ये इकोसिस्टम ह्यूमंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मराइन इकोसिस्टम के बारे में। मराइन इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जो समुद्र, सागर या अन्य साल्टी वाटर में पाया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम टाइप है जो ऑलमोस्ट 70% अर्थ का सरफेस को कवर करता है। मराइन इकोसिस्टम के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को हम जानने की कोशिश करेंगे। हम मराइन इकोसिस्टम के अंदर जो बायोटिक कंपोनेंट है वो मेनली मछलियां, वेल्स, शार्क, डॉल्फिन, एल्गाई, कोरल्स या छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स है जैसे प्लैंक्टन्स वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की बात करें तो टेम्परेचर, लाइट और जो प्रेशर का जो वेरिएशन है वो डेप्थ के साथ आपको चेंज होता दिखेगा। मराइन इकोसिस्टम में कई सब टाइप्स भी होती हैं जैसे कोरल रीफ मींस जहां कोरल ग्रो होते हैं, डीप सी इकोसिस्टम जो समुद्र के सबसे गहरे हिस्से होते हैं और कोस्टल इकोसिस्टम जो समुद्र के किनारे होते हैं। ये इकोसिस्टम हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हम काफी रिसोर्स लेते हैं जैसे कि फिश और जो अदर सी फूड्स है वो सब मराइन इकोसिस्टम से ही आते हैं। उसके अलावा जो ग्लोबल क्लाइमेट है उसको बैलेंस करने में भी ये इकोसिस्टम काफी हेल्पफुल होता है।